everyone. You all are welcome on this learning platform. आज हम क्लास 8 की पुस्तक इतिहास और नागरिक जीवन के चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पर बेस्ड वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी. केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से भारत में राजनीतिक विखंडन उत्पन्न हुआ. बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर और मराठा प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां बनकर उभरे. मुगल बादशाह का प्रभाव केवल नाम मात्र का ही रह गया था. राजनीतिक अस्थिरता ने विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर दिया. यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच उपनिवेशों के लिए संघर्ष चल रहा था. उपनिवेश वह क्षेत्र होता है जिस पर कोई विदेशी देश अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर ले. यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में व्यापारिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे. यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां अत्यंत धनी और प्रभावशाली हो चुकी थी. इंग्लैंड और फ्रांस के शासक अपनी अपनी कंपनियों को संरक्षण और सहायता देते थे. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई. औद्योगिक क्रांति मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया थी. अंग्रेजों को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता थी. भारत कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बनकर उभरा. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी. प्रारंभ में ये कंपनियां केवल व्यापार करने भारत आई थीं. कंपनियों ने भारत में भूमि लेकर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की. कोठी वह स्थान था जहां व्यापारी अपना माल संग्रह करते थे. व्यापारिक कोठियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों ने किलेबंदी की. कंपनियों ने अपनी निजी सेनाएं संगठित करनी शुरू की. यूरोपीय सेनाएं नियमित परेड और ड्रिल करती थीं. उनके पास आधुनिक तोपें और बंदूकें थीं. यूरोपीय शक्तियों के पास मजबूत नौसेना थी जिससे वे समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते थे. भारतीय सेनाएं अपेक्षाकृत असंगठित और पारंपरिक हथियारों पर आधारित थीं. भारतीय शासक सैनिक सहायता के बदले कंपनियों को धन और व्यापारिक सुविधाएं देते थे. कंपनियां भारतीय शासकों के उत्तराधिकार विवादों में हस्तक्षेप करने लगीं. कर्नाटक क्षेत्र अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का केंद्र बना. प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक लड़ा गया. वहीं पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया. तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया और 1763 की पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी शक्ति भारत में कमजोर हो गई. कर्नाटक युद्धों के बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया. 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था. बंगाल में कृषि, उद्योग, व्यापार अत्यंत विकसित थे. 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना. अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी. अंग्रेजों ने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया. नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया. मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता किया. 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ. रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया. मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला पराजित हो गया. प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया. प्लासी की विजय ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की नींव रख दी. मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली नवाब सिद्ध हुआ. अंग्रेजों ने बंगाल की आर्थिक संपत्ति का शोषण प्रारंभ कर दिया. 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था, तीनों को पराजित किया. 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल गई. दीवानी का अर्थ था राजस्व वसूलने का अधिकार होना. बक्सर की विजय के बाद अंग्रेज वास्तविक शासक बन गए. कंपनी ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया.
अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय शासकों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी नियंत्रण बढ़ता गया। अंग्रेजों की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों से असंतोष फैलने लगा। शासकों, सैनिकों और किसानों में रोष बढ़ गया। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना ने भारत की पारंपरिक शासन व्यवस्था को बदल दिया। इन सभी घटनाओं ने आगे चलकर व्यापक विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये था चैप्टर 2 का वन शॉर्ट रिवीजन। रिवाइज इट अगेन एंड अगेन जब तक सारे फैक्ट्स आपको लर्न ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।